जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं आईटीआई फर्स्ट ईयर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का। जी हाँ, इसमें जितने भी प्रश्न आपको बताए जाएंगे ये सारे प्रश्न आपका नियमित क्वेश्चन बैंक से लिए गए हैं, जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। और प्रयास ये रहेगा कि हर एक क्वेश्चन के बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाए। जैसे आपके सामने पहला प्रश्न है, कौन सी युक्ति धूप को विद्युत ऊर्जा में बदलती है? तो धूप को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम एक ही करता है और उसको हम बोलते हैं फोटो वोल्टेइक सेल, जो कि यहाँ पर आपको ए ऑप्शन देखने को मिल रहा है। ये क्या काम करता है? फोटोवोल्टेइक सेल ये सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है और इसको फोटोवोल्टेइक इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा। मतलब कि इस समय जो सोलर पैनल आप देख रहे हैं उसी को लेकर ये यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है, तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। और इस समय ये काफ़ी प्रचलित भी है। और यहाँ पर बी ऑप्शन दिया गया, ध्यान से देखिए, लिक्विड क्रिस्टल डायोड, जिसको हम शॉर्टकट में एलसीडी बोलते हैं। ये जो होता है साथियों एलसीडी, ये क्या काम करता है? ये कोई एक तरह से देखा जाए तो ये सामान्य विद्युत उपकरण नहीं होता है। एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है, जो कि ये क्या काम करता है? प्रकाश उत्पन्न ये नहीं करता है, बल्कि प्रकाश को नियंत्रित करने का काम ये करता है। एलसीडी का नाम आपने सुना होगा, जो मोबाइल में उपयोग किया जाता है और जो टीवी होती हैं उसमें उपयोग किया जाता है। तो एक तरह से ये प्रकाश के लिए होता है, ऊर्जा से इसका कोई संबंध नहीं होता है। और यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया लाइट इमिटिंग डायोड, मतलब कि एलईडी की बात यहाँ पे किया जा रहा है। लाइट इमिटिंग डायोड इसका पूरा नाम होता है। तो ये क्या काम करता है? ये विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलने का काम करता है। मतलब विद्युत ऊर्जा को ये प्रकाश में बदलेगा। और क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि धूप को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो फोटोवोल्टेइक सेल बदलता है। बाकी लाइट इमिटिंग जो डायोड होता है साथियों, ये क्या काम करता है? ये विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में बदलने का काम करता है। ध्यान रखिएगा, दोनों में अंतर है। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, जिसको हम शॉर्टकट में एलडीआर बोलते हैं। क्या बोला जाता है? एलडीआर बोला जाता है। एलडीआर का पूरा नाम होता है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। और ये क्या काम करता है? ये प्रकाश के अनुसार अपना प्रतिरोध बदलने का काम करता है। और इसका उपयोग जो किया जाता है स्ट्रीट लाइटों में ज़्यादातर किया जाता है। जो आप यहाँ पे हाईवे पर जो देखते हैं लाइटें, उसमें इसी का उपयोग किया जाता है। ये नोट कर लीजिएगा। क्लियर है? हमारा प्रश्न के अनुसार जो सही होगा केवल यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि द्वितीयक सेल किस नियम से कार्य करते हैं? तो ये जो काम करता है फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम पर काम करता है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसका नियम यही कहता है जो द्वितीयक सेल है वो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के दौरान जो रासायनिक परिवर्तन होता है उसी पे ये काम करता है। और यही जो होता है फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम होता है। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। बाकी यहाँ पे और भी ऑप्शन दिए गए, यदि आपको कन्फ्यूजन है तो इन ऑप्शनों को भी देख लीजिए। जैसे यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया लेंज का नियम। तो लेंज का जो नियम होता है ये क्या बताता है? ये बताता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण में उत्पन्न जो धारा है उसकी दिशा क्या है, ये दिशा बताने का काम करता है। इसका जो संबंध होता है जनरेटर के केस में आप देखेंगे तो वहां पर इसका नियम काम करता है। और ये ट्रांसफार्मर में भी इसका नियम काम करता है। बैटरी तो नहीं कह सकते, क्योंकि बैटरी के रासायनिक कार्य होते हैं, तो बैटरी यहाँ पे कहना गलत हो जाएगा। तो इसीलिए तो द्वितीयक सेल, सेल मतलब क्या? एक तरह से बैटरी का ही रूप है। तो उसमें लेंज का नियम काम नहीं करेगा, केवल ये ट्रांसफार्मर में आपका काम करेगा और जनरेटर में काम करेगा। और यहाँ पे बी ऑप्शन दिया गया जूल का नियम। तो साथियों जूल का जो नियम होता है ये विद्युत धारा से होता है, क्योंकि विद्युत धारा से जो उत्पन्न ऊष्मा होती है उसकी मात्रा बताने का ये काम करता है। ये ध्यान रखिएगा, इसका बैटरी से कोई संबंध नहीं है। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। तो ये तो सरासर गलत है, क्योंकि फैराडे का जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम होता है वो जनरेटर में होता है, जो विद्युत उत्पन्न होने के सिद्धांत बताता है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका उपयोग बैटरी में तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि बैटरी के जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसमें जो रासायनिक क्रिया होती है तो वो रसायन के अंतर्गत जाना जाता है, ये अलग चीज़ है। हमारा प्रश्न के अनुसार केवल यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कई बार आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, प्रश्न संख्या यहाँ पर देखिए 3 को, जिसमें पूछा जा रहा है विद्युत अपघट्य के दौरान एकत्रित द्रव्यमान की गणना करने का सूत्र क्या है। तो इसका होता है m बराबर जेड आई टी, और कौन सा दिया गया तो जेड आई टी, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मैं टिक यहाँ पे लगा देता हूँ, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, m बराबर जेड आई टी, क्योंकि फैराडे का जो प्रथम नियम है और उस नियम में आपको साफ तौर पे देखने को मिलेगा m बराबर जेड आई टी, जहाँ जेड जो है रासायनिक तुल्यांक है और जो यहाँ पे आई दिया गया ये धारा है, और टी क्या है, टी को समय बोला जाता है, टाइम मतलब समय, तो ये आपका m बराबर जेड आई टी हो जाएगा। क्लियर है साथियों। बाकी और भी यहाँ पे ऑप्शन दिए गए, लेकिन एक ही यहाँ पे सूत्र को इधर उधर करके दिया गया जो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, तो आप इन ऑप्शनों को भूल जाइए, केवल m बराबर जेड आई टी ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 4, जिसमें पूछा जा रहा है बैटरी की क्षमता कैसे बताई जाती है, मतलब कि वोल्ट में बताई जाती है या वाट में बताई जाती है या वोल्ट एम्पियर में बताई जाती है या एम्पियर घंटा में बताई जाती है। तो ये साथियों ध्यान रखिएगा, एम्पियर घंटा में, जी हाँ एम्पियर घंटा, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिलता है डी ऑप्शन, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि बैटरी की जो क्षमता होती है, आप देखे होंगे बैटरी पे AH लिखा होता है, ऐसे आपको देखने को मिलेगा AH लिखा होता है। AH का मतलब यहाँ पे क्या होता है, A का मतलब एम्पियर होता है और H का मतलब यहाँ पे घंटा होता है, तभी तो एम्पियर घंटा होगा। तो बैटरी की क्षमता हमेशा एम्पियर घंटा में की जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूं, किसी बैटरी पे यदि 100 AH यहाँ पे लिखा गया है, मतलब इसका क्या हुआ कि ये 1 घंटे तक 100 एम्पियर या 10 घंटे तक 100 एम्पियर ये जो है धारा दे सकती है, ऐसे आप यहाँ पे समझ लीजिए। तो ये आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। बाकी यहाँ पे बोल्ट दिया गया, तो इसके तो बारे में आप सभी को मालूम ही होगा। बोल्ट मतलब क्या, बोल्ट मतलब केवल ये जो है बैटरी का विभवांतर बताएगा, और वाट मतलब क्या, तो ये वाट जो है ये शक्ति की इकाई है, बैटरी की क्षमता से इसका कोई संबंध नहीं है। और यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया वोल्ट एम्पियर, तो वोल्ट एम्पियर जो है AC परिपथ में जो प्रत्यक्ष शक्ति होती है उसकी इकाई होती है वोल्ट एम्पियर। तो ये भी चीज आपका अलग है, केवल हमारा क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या यहाँ पे 5 को देखिए, जहाँ पे साथियों पूछा जा रहा है कि उस दोष का नाम बताइए जिस कारण से द्वितीयक सेल में प्लेट मुड़ जाती है। देखिए बैटरी में आपने देखा होगा कभी कभी क्या होती है, प्लेटें मुड़ जाती है, और जो प्लेटें मुड़ जाती है उसको बोला जाता है एक दोष के अंतर्गत, जिसको बकलिंग दोष बोला जाता है। जी हाँ, और यहाँ पे बकलिंग दोष जो दिया गया है आपका ऑप्शन यहाँ पे साथियों ए दिया गया, बकलिंग दोष आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि बैटरी की जो प्लेटें होती है जब अधिक गर्म होती है, तो गर्म होने से क्या होता है कि चार्जिंग और पुनर्चार्जिंग यहाँ पे प्रक्रिया जो होती है वो तेज हो जाती है। तो उस वो जो होती है उसी प्रक्रिया के दौरान जो प्लेटें हो जाती है वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, या आप कह सकते हैं कि मुड़ जाती है, तो वो जो होता है उसी को बकलिंग दोष के अंतर्गत जाना जाता है। और ये दोष आपको केवल द्वितीयक सेल में ही देखने को मिलता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। और यहाँ पे बी ऑप्शन दिया गया स्थानीय क्रिया, तो ये तो अलग चीज होता है, लोकल एक्शन आप कह सकते हैं, क्योंकि प्राथमिक सेल में ये आपको चीजें देखने को मिलती है, और ये क्वेश्चन यहाँ पे द्वितीयक सेल से है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। और सी ऑप्शन दिया गया आंशिक लघुपतन, लघुपतन का मतलब यहाँ पे शॉर्ट सर्किट से होता है। तो एक तरह से जो पोर्टेबल यहाँ पे शॉर्ट होता है उसमें तो अर्थ यहाँ पे होता है, तो ये बैटरी के अंदर एक तरह से शॉर्ट सर्किट होना यहाँ पे नहीं कह सकते, ये अलग चीज़ है, इससे क्षमता घट सकती है। तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट बैटरी में होना ऐसा आप नहीं कह सकते, ये भी आपका गलत है। और डी ऑप्शन दिया गया कठोर सल्फेशन, कठोर जो सल्फेशन होता है ये अलग चीज़ होता है, ये सफ़ेद होता है जिसको हम लेड सल्फेट बोलते हैं, एक परत की तरह ये जम जाता है बैटरी की प्लेट पर, तो वो लेड सल्फेट होता है। और ये कठोर यहाँ पे सल्फेशन दिया गया है, तो ये अलग चीज़ होता है, ये भी एक परत की तरह ही होता है, लेकिन ये अलग चीज़ है, बैटरी की खराबी में ये काफ़ी यहाँ पे मदद करता है, ये ध्यान रखिएगा। तो बैटरी के लिए काफ़ी खतरनाक है। हमारा प्रश्न के अनुसार केवल यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं
प्रश्न संख्या यहाँ पे 6 को देखिए। प्रश्न संख्या 6 में साथियों पूछा जा रहा है कि विद्युत आवेश की क्या इकाई है। तो विद्युत आवेश की जो इकाई होती है वो होती है साथियों कूलाम। जी हाँ, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन दिया गया है। चलिए सभी को हम यहाँ पे क्रम वाइज जान लेते हैं। वोल्ट के बारे में मैंने आपको बताया ही था। वोल्ट जो होता है ये विद्युत विभवांतर का एसआई इकाई होता है, और वाट जो होता है ये शक्ति का एसआई इकाई होता है। और यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया एम्पियर। तो एम्पियर जो होता है साथियों ये विद्युत धारा का एसआई इकाई है। क्लियर है। और कूलाम तो मैंने अभी आपको बताया ये विद्युत आवेश का एसआई इकाई है। तो हमारा प्रश्न में वही पूछा जा रहा है कि विद्युत आवेश की क्या इकाई है। तो कूलाम। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे 7 को देखते हैं, जहाँ पे पूछा जा रहा है कि लिथियम सेल का निर्गत वोल्टेज कितना होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये होता है 1.5, और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है 1.5। ऑप्शन यहाँ पर आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा, क्योंकि साथियों आप सभी को मालूम होगा जो एक तरह से जो आउटपुट माना जाता है लिथियम सेल का वो 1.5 ही माना जाता है, और उसी के अनुसार हमने यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारा। जो लिथियम सेल होता है एक बार आप ट्राई कीजिएगा, आप खुद प्रैक्टिकली रूप से देखिएगा, उस पर खुद आपको लिखा हुआ नजर आएगा 1.5 वोल्ट ही लिखा होता है। बाकी 1 यहाँ पे 2 वोल्ट ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ये देखने को आपको मिलेगा। लेकिन ये लिथियम सेल में आपको 1.2 नहीं देखने को मिलेगा। इसके लिए आपको निकेल कैडमियम जो सेल होता है वो आपको देखना पड़ेगा, उस पर आपको 1.2 देखने को मिल सकता है। लेकिन लिथियम सेल पर ये बिल्कुल भी नहीं होता है। और यहाँ पे दिया गया 1.8, तो ये भी लिथियम सेल का एक तरह से ये इतना वोल्टेज नहीं होता है, ये भी कहना गलत है, क्योंकि 1.5 तक ही सीमित होता है, तो ये भी गलत है। और 2.5 तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। तो हमारा प्रश्न के अनुसार यहाँ पर केवल बी ऑप्शन सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 को देखिए, जहाँ पे पूछा जा रहा है कि कम समय में उच्च धारा से बैटरी आवेशित करने हेतु कौन सा या कौन सी विधि अपनाई जाती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन में साफ तौर पे कहा जा रहा है कि कम समय में उच्च दर से बैटरी आवेशित, आवेशित का मतलब क्या होता है, चार्ज करने की बात किया जा रहा है। मान लीजिए आपके पास एक मोबाइल फ़ोन है और उसको आप कम समय में बहुत ही जल्द चार्ज करना चाहते हैं, तो उस समय आप कौन सी विधि अपनाएंगे, जैसे प्रारंभिक आवेश विधि या बूस्ट आवेश विधि या ट्रिकल आवेश विधि या यहाँ पे दिया गया फ्रेंसन आवेश विधि। तो इसमें कौन सी विधि आप अपनाएंगे। तो इसमें आप अपनाएंगे बूस्ट विधि। जी हाँ, बूस्ट विधि क्यों अपनाएंगे, इसके पीछे कारण है। देखिए बूस्ट विधि एक तरह से जो होता है बूस्ट चार्जर से संबंधित होता है, जो कि बूस्ट चार्ज में क्या होता है बैटरी को कम समय के लिए यहाँ पे चार्ज किया जाता है, और उसी में वो जो है अधिक धारा यहाँ पे लेती है और जल्दी यहाँ पे चार्ज हो जाती है। तो ये जो होता है कभी इमरजेंसी में ऐसी यहाँ पे चीज़ें अपनाई जाती है, तो ये बूस्ट आवेश विधि इसको बोला जाता है। और प्रारंभिक आवेश जो विधि होती है ये अलग होती है। प्रारंभिक आवेश जो विधि होती है, जैसे नई कोई बैटरी आ गई, पहली बार यहाँ पे आप उससे चार्ज कर रहे हैं, तो उसमें ये प्रक्रिया अपनाई जाती है जिसको प्रारंभिक आवेश विधि बोला जाता है। और सी ऑप्शन दिया गया ट्रिकल आवेश, तो ये भी अलग होता है, क्योंकि ट्रिकल आवेश जो विधि होती है एक तरह से ये इसमें क्या होता है बहुत ही कम धारा दिया जाता है। ट्रिकल आवेश विधि में कोई भी बैटरी है और उसको आप चार्ज करें ट्रिकल आवेश विधि से, तो उसमें सबसे ज़्यादा यहाँ पे कम धारा ही देखने को मिलेगी, आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि ये जो होता है बहुत ही कम धारा से बैटरी चार्ज करती है, लंबे समय तक यहाँ पे चार्ज में आप लगाते ही रह जाएंगे और बहुत ही ज़्यादा समय लेगा चार्ज होने में। और यहाँ पे दिया गया है आपका यहाँ पे फेंसनिंग यहाँ पे विधि दिया गया है, आवेश विधि दिया गया है, तो ये तो अलग चीज़ होता है। तो यहाँ पे ये भी ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि फेंसनिंग जो चार्ज होता है इसमें क्या देखने को मिलता है, ये लंबे समय तक एक तो यह रखी रहती है बैटरी, उसको यहाँ पे एक तरह से चार्ज करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये आप ऐसे समझ लीजिए कि कोई बैटरी आपके पास है, लंबे समय से आपने उसका उपयोग नहीं किया है और उसे आप एक तरह से चार्ज करना चाहते हैं, तो ना उसमें यहाँ पे प्रारंभिक आवेश विधि काम आएगा, ना बूस्ट आवेश आएगा, ना ही ट्रिकल आवेश आएगा। उस समय यहाँ पे आपका एक ही विधि अपनाया जाता है, जो कि जिसको हम फेंसनिंग चार्ज विधि बोलते हैं। ये जो होता है आप दुकानदारों के पास जाएंगे जहाँ पर बैटरी
बनाया जाता है या बैटरी बेची जाती है, तो वो प्रक्रिया जो है ये काफ़ी यूज करते हैं, क्योंकि पुरानी जब बैटरी आती है तो इसी के माध्यम से उसे दोबारा चार्ज किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रश्न के अनुसार केवल हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में साथियों पूछा जा रहा है, प्रश्न संख्या 9 आपके सामने है। कार्बन जस्ता शुष्क सेल में कौन सा विद्युत अपघट्य उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें उपयोग किया जाता है एल्युमिनियम क्लोराइड। जी हाँ, एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम क्लोराइड हम क्यों इसको सही मारेंगे, इसके पीछे भी कारण है, क्योंकि कार्बन जस्ता शुष्क सेल में बात किया जा रहा है कि शुष्क सेल में कौन सा विद्युत अपघट्य उपयोग किया जाता है, तो अमोनियम क्लोराइड। क्योंकि अमोनियम क्लोराइड जो होता है कार्बन जस्ता ड्राई सेल का एक तरह से इलेक्ट्रोलाइट होता है, मतलब रासायनिक अभिक्रिया अभिक्रिया को ये पूरा करके सेल में से क्या करता है, विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने में सहायक होता है। तो ये अमोनियम क्लोराइड हम इसी कारण यहाँ पे सही मार रहे हैं। बाकी यहाँ पे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दिया गया है, तो तनु सल्फ्यूरिक जो अम्ल होता है ये लेड एसिड बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में उपयोग किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ये अलग चीज है। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे दिया गया है, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ये क्षारीय सेल जो होता है उसके लिए उपयोग किया जाता है। कार्बन जस्ता जो सेल होता है उसमें इसका बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये काफ़ी खतरनाक साबित होगा, मतलब कि यहाँ पे बैटरी तो खराब करेगा और भी बहुत सारे खतरा यहाँ पे कर सकता है, ब्लास्ट भी कर सकता है, तो इसका उपयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता है कार्बन जस्ता शुष्क सेल में। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सांद्र जो लोरिक जो यहाँ पे अम्ल होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रोलिक जो आपको देखने को मिलता है उसमें इसका उपयोग किया जाता है, ये हाँ बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे कार्बन जस्ता शुष्क सेल में इसका भी उपयोग नहीं किया जाता है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का, इसका भी नहीं हम उपयोग कर सकते हैं। क्लियर है? हमारा प्रश्न के अनुसार केवल यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 को देखिए, जहां पे पूछा जा रहा है कि द्रवों में विद्युत धारा प्रवाहित होना कौन सा प्रभाव है? उष्मीय प्रभाव पहला ऑप्शन दिया गया। हालांकि उष्मीय प्रभाव तो नहीं होगा, क्योंकि इसका संबंध विद्युत धारा से होगा, तो विद्युत धारा से ऊष्मा उत्पन्न हो सकती है, लेकिन द्रवों में एक तरह से देखा जाए तो ये बिल्कुल यहाँ पे कहना गलत है, उष्मीय यहाँ पे सही नहीं होगा। इसमें कौन सा सही होगा, तो एक यहाँ पे रासायनिक, नीचे आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे दिया गया रासायनिक, ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि द्रवों में क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो इसी कारण हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है साथियों? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे देखिए 11 को। प्रश्न संख्या 11 में क्या पूछा जा रहा है, तो प्रश्न संख्या 11 में पूछा जा रहा है सीसा अम्ल बैटरी में ऋणात्मक प्लेट बनाने हेतु कौन सा पदार्थ प्रयोग होता है? ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसमें उपयोग किया जाता है स्पंज सीसा का। जी हाँ, स्पंज सीसा का इसमें उपयोग किया जाता है, जिसका यहाँ पे सूत्र होता है पीबी। ध्यान रखिएगा, क्या होता है? पीबी होता है स्पंज सीसा का, जो कि सीसा अम्ल जो है बैटरी की जो ऋणात्मक प्लेट होती है, निगेटिव जो यहाँ पे टर्मिनल होता है, उस प्लेट को सक्रिय यहाँ पे करने के लिए किया जाता है। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। मैं यहाँ पे टिक लगा देता हूँ, ये आपका बी ऑप्शन सही होगा। और यहीं पर ए ऑप्शन दिया गया लेड डाइऑक्साइड, तो ये तो अलग है, बिल्कुल यहाँ पे गलत होगा। और लेड डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, PbO2 होता है। क्या होता है साथियों? PbO2 होता है, नोट कर लीजिएगा, जो कि इसका उपयोग सीसा अम्ल बैटरी की जो धनात्मक प्लेट होती है उसमें किया जाता है। और क्वेश्चन में हमसे ऋणात्मक प्लेट के बारे में पूछा जा रहा है, इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा गलत होगा, केवल यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और बाकी यहाँ पे दिया गया लेड पेरोक्साइड, तो ये तो बिल्कुल अलग चीज़ है, PbSO4 होता है। और यहाँ पे लेड पेरोक्साइड का ये बिल्कुल यहाँ पे अलग चीज़ होता है। और भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ यहाँ पे दी गई, जैसे कि लेड यहाँ पे सल्फेट नीचे दिया गया है, तो लेड सल्फेट जो होता है ये भी अलग चीज़ होता है, क्योंकि लेड सल्फेट जो होता है साथियों, ये PbSO4 जो होता है, ये चार्जिंग और जो डिस्चार्जिंग प्रक्रिया होती है उसमें ये चीज़ें आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पे स्पंज सीसा तो हमारा सही हो जाएगा ही, तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, मैं सबसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपको जानकारी पसंद आ रही होगी तो वीडियो पर एक लाइक कीजिएगा, और ऐसे ही क्वेश्चन आप डेली पढ़ना चाहते हैं
तो वीडियो के नीचे आपको एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे जरूर दबाइएगा। प्रश्न संख्या देखिए साथियों 12 को, जहाँ पे पूछा जा रहा है धातु सतह के क्षरण के नियंत्रण हेतु कौन सी तकनीक प्रयोग होती है। तो इसमें एक तकनीक प्रयोग होती है जिसको हम कैथोडिक सुरक्षा बोलते हैं। जी हाँ, यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन दिया गया कैथोडिक प्रोटेक्शन, मतलब कैथोडिक सुरक्षा। ये आपका सही हो जाता है बी ऑप्शन, क्योंकि कैथोडिक सुरक्षा में क्या होता है कि धातु को कैथोड बनाया जाता है और कैथोड बनाकर उसे जंग से बचाया जाता है। जो पाइपलाइन होती है, जो जहाज होते हैं और जो भूमि टैंक होते हैं, उसमें ज़्यादातर इसका उपयोग किया जाता है। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। बाकी यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया एनोडिक सुरक्षा। तो एनोडिक सुरक्षा जो होता है ये अलग होता है, ये जंग के लिए बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं होता है। और इलेक्ट्रोलिटिक यहाँ पे दिया गया इलेक्ट्रोलिटिक सुरक्षा, तो ये भी अलग होता है, ये इसमें काम नहीं आता है। और यहाँ पे दिया गया स्थिर विद्युत सुरक्षा, तो ये भी अलग चीज़ है, इसमें इसका उपयोग नहीं किया जाता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न संख्या यहाँ पर 13 को देखिए, जहाँ पे पूछा जा रहा है कि डिजिटल घड़ियों में सामान्यतः कौन सा सेल प्रयोग होता है। इस समय बहुत सारे लोग यहाँ पे घड़ी पहन रहे हैं, डिजिटल घड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें कौन सा सेल होता है। तो उसमें जो आपको सेल देखने को मिलता है वो होता है सिल्वर ऑक्साइड। जी हाँ, सिल्वर ऑक्साइड जो कि बटन सेल होता है, जो कि स्थिर वोल्टेज वो देता है और इसी कारण ये लंबे समय तक चलता भी है और इसी के कारण ज़्यादातर लोग इसका इस्तेमाल भी करता है। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। बाकी वोल्टेज का बहुत ही कम लोग इस्तेमाल करें, क्योंकि ये सेल जो होता है ये सामान्य होता है, डिजिटल घड़ियों में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। लिथियम तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ये काफ़ी यहाँ पे खतरनाक होता है। लिथियम सेल का उपयोग जो है आप यहाँ पे नहीं कर सकते, क्योंकि ये काफ़ी खतरनाक होता है। और ख़ास तौर पे आप देखेंगे तो एरोप्लेन पर इसको यहाँ पे हटा दिया जाता है। लिथियम सेल जो भी यहाँ पे ले जाता है उसको यहाँ पर नहीं जाने दिया जाता है। पारा भी यहाँ पे नहीं होता है, क्योंकि पारा सेल जो होता है ये पहले उपयोग होता था, लेकिन इससे यहाँ पे कुछ यहाँ पे दिक्कतें होती थी पर्यावरण से संबंधित, तो इसको भी हटा दिया गया। तो हमारा प्रश्न के अनुसार केवल यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए प्रश्न संख्या यहाँ पर देखते हैं हम 14 को, जिसमें पूछा जा रहा है समांतर समानांतर युग्मन परिपथ में यदि एक सेल को विपरीत ध्रुवता के साथ संयोजित किया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। मान लीजिए युग्मन मतलब कि जोड़ा की बात किया जा रहा है कि समानांतर युग्मन परिपथ में यदि एक सेल को विपरीत ध्रुवता में, मतलब कि एक को प्लस से और एक को यहाँ पे माइनस से, ऐसा करने के लिए बात किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है शॉर्ट सर्किट होगा और यहाँ पे दिया गया है लघुपतित हो जाएगा, मतलब कि शॉर्ट सर्किट विल गेट शॉर्ट सर्किटेड। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, क्योंकि समांतर संयोजन में यदि एक सेल को भी आप उल्टा जोड़ देते हैं तो वो क्या होगा, वो एक तरह से काम नहीं करेगा, ये विरोध करेगा। तो इससे क्या होगा, धारा जो होगा काफ़ी तेज बहेगा और जब धारा तेज बहेगा तो शॉर्ट सर्किट तो होगा ही। तो उसी को लेकर ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, आगे देखिए अगले प्रश्न में यहाँ पे पूछा जा रहा है बैटरी आवेशक में फाइन सेलेक्टर स्विच का क्या कार्य है। तो धारा रेटिंग का चुनाव करना, ये आपका पहला ही ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। जी हाँ, फाइन सेलेक्टर जो स्विच होता है, जैसे ऑन ऑफ वाला जो आपने देखा होगा स्विच जो बोर्ड में इस्तेमाल किया जाता है, उसी प्रकार ये होता है फाइन सेलेक्टर स्विच। और इसका उपयोग जो किया जाता है चार्जिंग करंट को एक तरह से कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। तो ये आपका पहला ऑप्शन सही है। बाकी यहाँ पर बी ऑप्शन दिया गया आवेशन समय का चुनाव करना, मतलब चार्जिंग से संबंधित है, तो ये तो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि चार्जिंग समय का निर्धारण जो किया जाता है जो टाइमर होता है या जो ऑपरेटर होता है उसके द्वारा किया जाता है। ये आपका बिल्कुल गलत है, ध्यान रखिए। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है ये आपका बिल्कुल गलत है। तो हम यहाँ पे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तापमान के संदर्भ में निर्गत शक्ति पर क्या प्रभाव होगा। तो इसमें प्रभाव तो पड़ता है, लेकिन इस प्रभाव को बोला जाता है तापमान में वृद्धि के साथ साथ कमी। ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो ऐसे आप कह सकते हैं कि सौर सेल का जो तापमान है यदि बढ़ता है, तो जब सौर सेल का तापमान बढ़ेगा तो इसमें देखने को मिलेगी कमी। और कमी किस में देखने को मिलेगी साथियों, जो इफिशियंसी होगा जिसको हम हिंदी में दक्षता बोलते हैं,
उस पर यहाँ पे देखने को मिलेगा। मतलब कि आउटपुट जो शक्ति आपको देखने को मिलेगा वो बहुत ही कम देखने को मिलेगा। तो इसी कारण यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 17 को देखिए। जहाँ पे पूछा जा रहा है बैटरी में आवेशन के समय, आवेशन मतलब क्या, चार्जिंग। तो चार्जिंग के समय, बैटरी में चार्जिंग के समय हाइड्रोमीटर का क्या उद्देश्य है। मतलब कि जो हाइड्रोमीटर होता है इसका उपयोग किया जाता है, तो इसका क्या काम होता है। तो हाइड्रोमीटर का जो मुख्य काम होता है वो इलेक्ट्रोलाइट का जो विशिष्ट गुरुत्व होता है उसको मापने का काम होता है। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन में कौन सा दिया गया है, तो नीचे आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे डी, विद्युत अपघट्य का विशिष्ट गुरुत्व निर्धारित करने में। जी हाँ, यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे क्वेश्चन आपको टेक्निकल एग्जामों में भी देखने को मिलता है, इसको आप रट लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम का सूत्र क्या है। M बराबर ZIT, शायद मैंने आपको पहले ही प्रश्न में बताया था, ये क्वेश्चन यहाँ पे दोबारा रिपीट हो रहा है। M बराबर ZIT, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सीसा अम्ल सेल में विद्युत अपघट्य की तरह क्या उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो उपयोग किया जाता है उसको बोला जाता है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, जो कि यहाँ पर आपको डी ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार आपका एग्जाम में पूछा भी गया है। तो ये जो होता है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है H2SO4, H2SO4 होता है। इसको आप ये रट लीजिएगा बिल्कुल, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का इसमें उपयोग किया जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही हो जाएगा। वहीं यहाँ पर सी ऑप्शन दिया गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है इसका उपयोग हम नहीं करते हैं क्योंकि ये क्षारीय होता है, ये ध्यान रखिएगा। और जो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है ये है अम्लीय होता है, जो कि बैटरी के रूप में इसका हम उपयोग कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का। और अमोनियम क्लोराइड का हम उपयोग भी नहीं कर सकते, ये क्या होता है, ये भी यहाँ पे क्षारीय होता है। और यहाँ पे ए ऑप्शन दिया गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो इसके बारे में मैं तो आपको बताया था ऊपर, जो कि ये लेड एसिड जो बैटरी होती है इसमें इसका उपयोग किया ही नहीं जाता है, ये बिल्कुल यहाँ पे गलत है। तो हमारा प्रश्न के अनुसार केवल यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि परिपथ का कुल वोल्टेज क्या है। अब यहाँ पे सब में देखिए 1.5 वोल्ट, 1.5, 1.5 यहाँ पे सब में यहाँ पे दिया गया। टोटल इसमें कितना दिया गया, 1 2 3 4 5, 5 यहाँ पर यहाँ पे दिया गया। मतलब कि सेलों की संख्या इसमें कितनी है, 5 है। और ये किस क्रम में जुड़े हुए हैं, तो आप ध्यान से देखिए, सब ये जो है समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो समानांतर क्रम में एक यहाँ पे चीज़ होता है, उसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। एक स्टेटमेंट है कि समांतर संयोजन में कुल वोल्टेज जो होता है एक सेल के वोल्टेज के बराबर होता है। मतलब कि धारा जो है इसमें बढ़ सकती है लेकिन वोल्टेज क्या होगा, वो सेम होगा। और क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि परिपथ का कुल वोल्टेज क्या है। तो एक परिपथ में जितना वोल्टेज है समांतर क्रम में, वो हर एक परिपथ में आपको उतना ही वोल्टेज देखने को मिलेगा। तो 1.5 दिया गया है, तो ऑप्शन में भी आपका 1.5 ही सही होगा। तो ये आपका यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 1.5 वोल्ट, ध्यान रखिएगा। ये इसमें आपको मैंने 20 क्वेश्चन बताया था। अगले वीडियो में और भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे, थोड़ा आपको इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन बनाने में समय लग रहा है। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो पर लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।